माधवपुर नामक गांव में महेश और संतोष नाम के दो मित्र रहा करते थे। महेश जबकि भोला भाला ईमानदार मेहनती व्यक्ति था, जबकि संतोष बिगड़ैल आदमी था, क्योंकि दोनों ही बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते थे। इसीलिए उन दोनों की मित्रता भी बहुत ही गहरी हो गई थी। संतोष, जिसे कि लोग सत्तू कहकर बुलाया करते थे, वह दिन भर आवारागर्दी किए फिरता था। न घर का कोई काम धंधा करता था, न ही पिता की कोई मदद करता था। जबकि महेश के पिता गुजर चुके थे, उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और काफी बीमार भी रहती थी। अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखता था। महेश के पास 2 बीघे जमीन थी। अपने 2 बीघे जमीन पर काम करता, पसीना बहाता और उसी उपज से अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। एक दिन जब महेश खेत से थका हारा घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा शादी क्यों नहीं कर देता है? एक तो खेत से थका हारा घर पर आता है और घर का भी काम धंधा किया करता है, थोड़ा आराम कर लिया कर। महेश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो माँ? मेरी उम्र तो अभी जवानी की है और जवानी में आराम नहीं किया जाता है। जवानी की उम्र ही तो काम करने की होती है, न कि आराम करने की। माँ ने दुखित होते करुण शब्द में कहा, बेटा मुझे बहुत ही तकलीफ होता है जब मैं तुझे काम करते देखती हूँ। तो एक तो तू खेत से थका हारा घर पर वापिस आता है और उस पर भी घर का काम धंधा भी करना पड़ता है। मैं अगर बीमार न होती तो तुम्हारे लिए भोजन तो बना ही लेती। मैं अपनी बीमार होने के कारण तेरे पर बोझ बन गई हूँ। महेश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरे जीवन का सहारा हो। माँ, अपना दिल छोटा मत कर। जब मैं तेरे लिए खाना बनाता हूँ तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि पड़ोस के कतवारू चाचा आ गए और कहने लगे, बहन तुम तो बड़ी खुशनसीब हो जो कि तुम्हें महेश जैसा लायक पुत्र मिला है। एक तो तेरा बेटा है जो दिन भर खेतों में काम करता है और संझा को लौटकर तेरे लिए खाना भी बनाता है, और दूसरी तरफ मेरा लड़का है जो दिन भर आवारागर्दी के सिवा कुछ नहीं करता है। महेश ने कहा, अरे चाचा ऐसी बात नहीं है, संतोष धीरे धीरे काम करने लगेगा। महेश की बातें सुनकर कतवारू कहने लगा, वो क्या खाक काम करेगा बेटा? पहले तो दिन भर आवारागर्दी करता था, निठल्ला बनकर इधर उधर बैठा रहता था, लेकिन अब तो वह गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। आए दिन किसी न किसी की शिकायत सुननी पड़ती है। मेरा तो जी अब उससे भर आया है। आप क्यों नहीं उसकी शादी कर देते हैं? शादी के बाद वो सुधर जाएगा। ये कैसी बात करती हो बहन? क्या उसकी शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी है? काम काज तो कोई करता नहीं है जो अपने लिए 2 रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वो अपनी पत्नी को भला क्या खिलाएगा? महेश तू तो उसका दोस्त है बेटा, समझाता क्यों नहीं है? महेश कहने लगा, चाचा अब बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कल इस विषय पर संतोष से बातें करूंगा। ये लो, मेरे घर पर आज खीर बनी हुई थी। महेश बेटा तुझे खीर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ले आया हूँ। माधव ने कतवारू से खीर ले लिया। कतवारू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चल दिया। अगले दिन महेश जाकर संतोष से मिला और कहने लगा, भाई संतोष तुम्हारे पिता तुमसे बहुत दुखी हैं। तू कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेता जिससे तेरे पिता भी प्रसन्न रहते और तू भी 2 रोटी कमाने की योग्य होता। संतोष महेश का गहरा मित्र जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी ख्याति से जलता भी था, क्योंकि गांव के सभी लोग महेश की तारीफ किया करते थे और
संतोष की बुराइयां होती थीं। यही कारण था कि वह महेश से जलता था। महेश की बात सुनकर संतोष गुस्से में आ गया और गुस्से में आते हुए बोला, तो मेरे पिता अब पड़ोसियों के घर जाकर भी मेरी शिकायत करने लगा। ऐसी बात नहीं है संतोष, कतवारू चाचा हमारे घर जैसे ही हैं और तू मेरा दोस्त है। अब तू ही बता, वे भला अपना दुख मुझसे ना कहेंगे तो किसे कहेंगे? अच्छा तो ये बात है, तू मेरे पिता का अब वकील बनकर आया है। ऐसी बात मत कर संतोष, तेरे पिता बहुत ही दुखी हैं। अगर तू कुछ काम धंधा करेगा तो उसमें तेरा ही फायदा है। तेरे पिता का भी बोझ कुछ कम हो जाएगा। संतोष ने कहा, अरे ओ, मेरी कोई काम करने की उम्र है? मेरी तो मौज मस्ती करने की उम्र है। अभी से काम धंधे में लग गया तो अभी से बूढ़ा नजर आने लगूंगा। नहीं भाई, ये उम्र काम करने की ही होती है। इसी समय में आदमी मेहनत कर सकता है। यही उम्र तो मेहनत करने की होती है। इसी उम्र में तो तरक्की किया जा सकता है। जो व्यक्ति जवानी में अगर मेहनत नहीं किया तो बुढ़ापा उसका बड़ा ही दुखदाई होता है। मेरी बात पर जरा गौर करना मित्र, बुढ़ापा श्राप के भांति जीने से अच्छा है कि तुम अभी जवानी में मेहनत करो, तरक्की पाओ। इतना कहकर महेश वहां से खेत की तरफ चल दिया। इधर दूसरी तरफ संतोष गुस्से से भरकर उसे जाता हुआ देख रहा था। संतोष मन ही मन बड़बड़ाने लगा। कुछ सालों पहले तो ये मेरे साथ गिल्ली डंडा खेला करता था, लेकिन आज मुझे मेहनत का पाठ पढ़ाने चला है। ठीक उसी समय गांव का साहूकार अपने करिंदों के साथ वहां पर आ धमका। साहूकार गांव के लोगों को सूद पर पैसा दिया करता था। संतोष ने 4-5 महीने पहले उससे कुछ पैसे ले रखे थे। साहूकार ने धमकाते हुए संतोष से कहा, क्यों संतोष, तुझे पता है ना कि इस महीने तेरे ऊपर कितना ब्याज चढ़ चुका है? संतोष ने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, पता तो है। मैंने आपसे बोला तो था कि आपका सारा पैसा एक साथ ही चुका दूंगा, लौटा दूंगा नहीं। कब लौटाएगा तू ये बता। पिछले 3-4 महीनों से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। बस मैं चुप हूँ तो तेरे पिता के लिहाज से, वरना अगर तेरी जगह पर कोई और होता तो उसकी मार मार कर हालत खराब कर देता। उसकी बातें सुनकर संतोष थोड़ा सहम गया। फिर बोला, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, यदि तुझे मोहलत ही चाहिए तो मैं तुझे 2 घंटे का समय देता हूँ। तू मेरे पैसे लौटा दे, वरना तेरे बाप से मैं पैसे वसूल करूँगा और उन्हीं के सामने तुझे मार मार कर अधमरा भी कर दूंगा। इतना कहकर साहूकार पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद संतोष मन ही मन कहने लगा, मैंने तो इससे जो पैसे लिए थे वो जुए में उड़ा दिया। अब मैं इसके पैसे कहाँ से लाऊं? अगर ये मेरे पिताजी के पास पहुंच गया तो पिताजी मुझे घर से निकाल भगाएंगे। तभी संतोष के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, क्यों न महेश से पैसे उधार मांगूं। इस पूरे गांव में एक महेश ही है जिसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। वह मुझे पैसे अवश्य दे देगा। इतना सोचकर संतोष दौड़ता हुआ महेश के घर पहुँचा और रोता हुआ चेहरा बनाकर मदद मांगने लगा। महेश ने कहा, अरे भाई, मैंने तो तुझे मना किया था कि जुआ मत खेल, लेकिन तू अपनी बात के आगे किसी की सुनता ही नहीं है। अब देख, साहूकार तुझे मारने को दौड़ रहा है। तू मुझे बचा ले दोस्त। अब मैं वादा करता हूँ, मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा और मेहनत से काम करूंगा। जल्द से जल्द मैं तेरे पैसे भी लौटा दूंगा।
महेश ने कुछ दिन पहले ही फसल बेची थी, उसके पैसे रखे हुए थे। उसने वो पैसे संतोष को देते हुए कहा, ये ले दोस्त पैसे और जाकर साहूकार को दे दे। कल से तू कुछ काम धंधा करना शुरू कर। संतोष वहाँ से पैसे लेकर सीधा साहूकार के घर पहुँचा और साहूकार के पास जाकर वह पैसे लौटा दिए। दूसरे दिन जो कि संतोष बहुत बिगड़ैल आदमी था और मेहनत करने की बजाय और बिगड़ता ही गया। ठीक उसके 5वें दिन साहूकार के पास जाकर 2 गुने पैसे ले आया और कुछ ही दिनों में संतोष ने वो पैसे जुआ खेलने और शराब पीने में उड़ा दिया। इधर महेश की माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई और महेश को पैसों की जरूरत आन पड़ी। वह दौड़ता हुआ संतोष के पास पहुँचा और कहने लगा, भाई तूने जो मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे उसमें से कुछ पैसे मुझे अभी दे दे। मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और पैसों की सख्त जरूरत है। संतोष अचानक छटपटा गया। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। वह बोला, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में तेरे पैसे मैं दे दूंगा। तूने कुछ दिन में ही पैसे लौटाने को कहा था। जब तक मुझे पैसों की जरूरत ना थी मैं लेने नहीं आया, लेकिन आज बहुत ही जरूरत है। भाई मैं बहुत ही मजबूर हूँ, बिना पैसे लिए मैं जा नहीं सकता। महेश की बातें सुनकर संतोष गुस्से से भड़क उठा और बोला, तुझे तो गांव में बहुत सारे लोग जानते हैं, तुझे तो कोई भी उधार दे देगा। जाकर गांव वाले से उधार क्यों नहीं मांग लेता? मैं उधार क्यों मांगू संतोष, जबकि मेरे पैसे तेरे ऊपर निकल रहे हैं। संतोष ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। इस बात से महेश को बड़ा ही दुख हुआ। उसने संतोष से कहा, देख संतोष, तू मेरा मित्र है, इसीलिए मैं तुझे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब मैं तेरी शिकायत जाकर कतवारू चाचा से जरूर कहूँगा। सिर्फ उन्हीं का लिहाज करके मैं यहाँ से चुपचाप चला जा रहा हूँ। इतना कहकर महेश वहाँ से चला गया। महेश के जाने के बाद अब संतोष को ज्यादा बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। तभी संतोष ने देखा कि गांव के मोहन चाचा हाथों में रुपयों की थैली लिए महेश के घर की तरफ जा रहे थे। संतोष बोला, चाचा तुम कहाँ जा रहे हो? आखिर में तुमको महेश से कौन सा काम आन पड़ा है? काका कहने लगे, बेटा 2 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है और इस पोटली में बिटिया के दहेज के गहने हैं। मैं अपनी पत्नी सरला के साथ शहर में कुछ खरीदारी करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं ये गहने माधव के घर पर रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं रहेगा। मेरे गहने सुरक्षित महेश के पास रहेंगे। भला महेश से बड़ा ईमानदार आदमी इस गांव में कौन है? इतना कहकर मोहन चाचा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद संतोष के मन में महेश के प्रति और भी ईर्ष्या का भाव बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। उसी समय वहाँ पर शाहूकार अपने करिंदों के साथ वहाँ पर आ पहुँचा और बोला, अभी तक मेरे पैसे नहीं आए संतोष। संतोष गहरी सोच में एक योजना बना चुका था। वह मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो सेठ जी, 2 दिन के बाद मैं आपके पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन और तीसरा दिन मेरा होगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। असल में संतोष महेश के घर पर चोरी करने की योजना बना चुका था। वह जानता था कि महेश दिन भर खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और उसकी माँ बीमार खाट पर पड़ी रहती है। अगले दिन सुबह होते ही संतोष बाजार पहुंचा। उसने वैसी ही पोटली खरीदी जैसी उसने मोहन काका के हाथों में देखी थी। फिर वह महेश के घर गया
महेश की माँ कहने लगी, बेटा संतोष कैसे हो? सब कुशल तो है बेटा? हाँ चाची, सब कुशल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हालचाल देता चलूं। ये लो चाची, मैं आपके लिए शुद्ध मिठाइयाँ लाया हूँ। असल में संतोष ने उन मिठाइयों में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इधर महेश की माँ ने बड़े ही प्यार से एक लड्डू खा लिया और खाते ही उसे नींद आने लगी और कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में सो गई। इधर संतोष ने अलमारी में से वह पोटली निकाली और ठीक वैसी ही पोटली उस जगह पर रख दी ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन मोहन काका आकर महेश से अपनी पोटली मांगने लगे। काका ने कहा, मुझे गहनों की पोटली वापस कर दो बेटा। महेश अंदर गया और गहनों की पोटली चाचा के हाथों में दे दी। मगर जैसे ही चाचा ने पोटली खोली, उसमें ईंट और पत्थर देखकर हक्का बक्का रह गया। काका ने कहा, मेरे सोने के गहने कहाँ हैं? इसमें तो ईंट और पत्थर भरे हुए हैं। यह देखकर महेश के सिर पर पसीना आने लगा और वह बोला, काका, आपने जैसी पोटली मुझे दी थी ठीक वैसी ही मैंने अलमारी में रख दी थी। मैंने तो पोटली खोलकर भी नहीं देखी। अरे महेश, तू ये क्यों नहीं कहता कि तेरी गहनों पर नीयत फिसल गई और तू उन गहनों को बेच आया है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। महेश कहने लगा, मेरी बात पर विश्वास कीजिए काका, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा कलछपट नहीं करता। ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी से खाता हूँ। तो फिर इसमें ईंट और पत्थर कहाँ से आ गए? ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा महेश। मैं तेरी शिकायत पंचायत में करूँगा। बता, 2 दिन बाद मेरी बेटी की बारात आने वाली है। मैं गहने अब कहाँ से लाऊंगा? उन दोनों का शोर सुनकर कुछ ही देरों में गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस गांव के भीड़ में कतवारू चाचा, सत्तू और मुखिया तीनों ही उपस्थित हो गए थे। संतोष तो बहुत ही खुश हो रहा था। हर कोई व्यक्ति महेश को कोस रहा था। मुखिया बोला, अच्छा महेश, तो ये है तेरी मेहनत। तू लोगों के आंखों में धूल झोंक रहा था। तूने अपने ही गांव में डाका डाल दिया। तभी संतोष बीच में बोल पड़ा, ये है महेश की सच्चाई। तुम सब ने इसे सर पर बिठा रखा था। इधर कतवारू चाचा ने भी कहा, बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। इधर गांव वालों ने महेश की पिटाई कर दी। ये सारी घटना देखकर महेश की माँ ने कहा, बेटा, मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तूने ऐसा काम किया? महेश ने कहा, माँ, मैं सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मगर उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ ही देरों में मोहन काका की पत्नी सरला वहाँ पर आई और बोली, तुम सब महेश को क्यों मार रहे हो? काका ने कहा, हमने जो गहने इसके पास रखे थे ना, इसने वो गहने बेच दिए। तब सरला ने कहा, उस गहने को बेचकर इस बेचारे को 100-200 रुपए भी नहीं मिले। मोहन काका चौंक गए और बोले, ये तुम क्या कह रही हो? तब सरला ने कहा, वे सब गहने नकली थे। वे सब गहने पीतल के थे। उस पर सोने का पानी चढ़ा था। असली गहने तो मेरे पास हैं। मोहन काका ने कहा, फिर वह पोटली? तब सरला ने कहा, मैंने तोते की तरह रट कर आपको बताया था कि अलमारी में एक ही रंग की 2 पोटली रखी हुई है। एक में असली गहने रखे हुए थे और दूसरी पोटली में नकली गहने रखे हुए थे। तुमने नकली गहनों की पोटली उठाकर महेश को लाकर दे दी। वो तो मैं अलमारी खोली तो मेरी नजर अचानक उस पर पड़ गई, तो मैं यहाँ पर चली आई। मैं महेश को अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकता। अभी सरला काकी यही बात कह रही थी, तभी अचानक साहूकार गुस्से में लाल पीला होता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा और संतोष से कहने लगा, मुझे
नकली गहने देकर तू बेवकूफ बनाता है। इतना कहकर शाहूकार वही चुराई हुई पोटली सबके सामने फेंक देता है। अब तो संतोष की पूरी पोलपट्टी खुल चुकी थी। गांव के सब लोग जान चुके थे कि चोर संतोष है। तब महेश की माँ बोली, मुझे याद आया, कल मेरे घर पर संतोष आया हुआ था और इसने मुझे लड्डू खिलाया। वो खाते ही मुझे बहुत जोरों की नींद आ गई और अभी भी मेरा सर भारी हो रखा है। अपनी पोल खुलते हुए देखकर संतोष महेश से माफी मांगने लगा। कतवारू चाचा ने कहा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू बेटे के नाम पर कलंक है। तूने अपने दोस्त के घर चोरी की, दोस्ती के नाम पर भी तू कलंक है। मुखिया ने कहा, इस बार तो संतोष ने हद ही कर दी। अपने मित्र के साथ कल झपट किया और इसकी वजह से गाँव वालों ने मिलकर ईमानदार और मेहनती महेश को मार दिया। देखते क्या हो सब लोग, संतोष की पिटाई करो, ऐसी पिटाई करो कि इसे सबक मिले। मुखिया की बात सुनते ही गांव के सब लोग संतोष पर टूट पड़े, मगर महेश ने उसे बचा लिया और बोला, मत मारो इसे सधी, ये मेरा परम मित्र है, मैं इसे पिटता हुआ नहीं देख सकता। इसकी आंखें बता रही हैं कि इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। ये सुनकर संतोष रोने लगा और महेश के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हें फंसा रहा था और तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद संतोष ने सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस घटना के बाद से संतोष मेहनत करके जीवन बिताने लगा।